सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। सऊदी पाकिस्तान का रक्षा समझौता, एयर इंडिया हादसे में बोइंग पर मुकदमा, आजम खान को राहत, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वार और इसराइल में फलस्तीनी फिल्म पर बवाल। आज की हर बड़ी खबर का खुलासा। आदाब, नमस्कार। आज है 18 सितंबर 2025। मैं हूं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। आज की बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला बेहद गर्म है। क्रिकेट के मैदान से लेकर अदालत तक, कूटनीति से लेकर चुनावी घमासान और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा और सबसे बड़ी खबरें। एशिया कप 2025, नो हैंडशेक विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप मैच में टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और मैच के बाद भी खिलाड़ियों ने एक दूसरे से दूरी बनाई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने खुद हाथ न मिलाने की हिदायत दी थी। पीसीबी ने इसे लेकर आईसीसी से शिकायत भी की है और धमकी दी थी कि अगर रेफरी को नहीं बदला गया तो वे अगला मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि पीसीबी का दावा है कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम से माफी मांगी है, मगर आईसीसी अब तक खामोश है। सवाल उठता है कि क्या खेल में राजनीति इतनी गहराई तक घुस चुकी है कि हैंडशेक जैसी परंपरा भी विवाद का हिस्सा बन जाए। 2 एयर इंडिया क्रैश, बोइंग और हनीवेल पर मुकदमा। जून में क्रैश हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी। अब पीड़ित परिवारों ने अमेरिका में विमान निर्माता बोइंग और हनीवेल पर मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि विमान के फ्यूल स्विच में गंभीर खामी थी और कंपनियों ने जानते हुए भी इसे बाजार में उतारा। शुरुआती जांच में भी पाया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। यह मुकदमा न सिर्फ मुआवजे का मामला है, बल्कि सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस की सुरक्षा यात्रियों की जान से ज्यादा मुनाफे के पीछे छुपाई जा रही है। 3 मोदी सुशीला कार्की की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की। मोदी ने नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन का भरोसा दिलाया और राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं भी दी। कार्की खुद कह चुकी हैं कि उन्हें यह पद मजबूरी में मिला और उनका मकसद 6 महीने में चुनाव कराना है। ऐसे में भारत की ओर से यह संदेश साफ है कि नेपाल के लोकतांत्रिक भविष्य में भारत साथ खड़ा है। सवाल है कि क्या यह बातचीत सिर्फ शिष्टाचार है या फिर नेपाल में भारत चीन की भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा। 4 आजम खान को जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को जमानत दे दी है। यह मामला 2019 के जमीन विवाद से जुड़ा है। पिछले एक हफ्ते में यह उनकी तीसरी बड़ी राहत है, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आजम खान पर पिछले कुछ सालों में कई केस दर्ज हुए, जिनमें से ज्यादातर में उन्हें राहत मिल चुकी है। सवाल यह है कि क्या अब वे फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे या लंबी लड़ाइयों ने उनकी राजनीतिक हैसियत को कमजोर कर दिया है। 5 राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि फेक लॉगिन के जरिए वोटरों के नाम डिलीट किए गए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की रक्षा करने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। राहुल ने कहा कि यह हाइड्रोजन बम है और आने वाले दिनों में और सबूत पेश करेंगे। वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी ने इसे बेबुनियाद कहा है। यह आरोप अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। असली सवाल यह है कि क्या भारत का चुनावी सिस्टम उतना पारदर्शी है जितना दावा किया जाता है। 6 है ब्राजील अमेरिका टैरिफ विवाद। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोई रिश्ते नहीं है। दरअसल ट्रंप ने ब्राजीलियाई सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। लूला ने इसे राजनीतिक फैसला बताया और कहा कि अब अमेरिकी उपभोक्ताओं को सामान महंगे दाम पर मिलेगा। अमेरिका का ब्राजील के साथ पहले से ही ट्रेड सरप्लस है, फिर भी यह टैरिफ लगाया गया। विश्लेषक मानते हैं कि यह आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक दबाव है, जो ब्राजील के घरेलू मामलों में दखल जैसा दिखता है। भारत का यूएन में बयान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने चेतावनी दी है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न करने दिया जाए। भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद सिर्फ किसी एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद से आतंकी नेटवर्क फिर से सक्रिय हुए हैं। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन संगठनों को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएगा
या फिर सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहेगा। जेलेंस्की का ब्रिटेन को धन्यवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किंग चार्ल्स तृतीय और ब्रिटेन को लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश स्वतंत्रता की रक्षा में साथ खड़े हैं। यूक्रेन ने ब्रिटेन के साथ 100 साल की साझेदारी समझौते को भी मंजूरी दी है। यह उस समय हुआ है जब रूस का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सवाल यह है कि पश्चिमी सहयोग से यूक्रेन की रक्षा कितने समय तक टिक पाएगी। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत है क्योंकि इससे उसे खाड़ी देशों का खुला समर्थन मिलता है, लेकिन भारत के लिए यह कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अब पश्चिम एशिया की राजनीति में और मजबूत हो गया है, जबकि भारत का रोल कमजोर दिख रहा है। ट्रंप ने एंटीफा को आतंकी घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंटीफा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। एंटीफा वामपंथी समूह है जो नस्लवाद और दक्षिणपंथी राजनीति के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के भीतर विचारधारात्मक टकराव को और भड़का सकता है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने एंटीफा को निशाने पर लिया हो। सवाल यह है कि क्या इससे वाकई सुरक्षा मजबूत होगी या अमेरिका में आंतरिक तनाव और बढ़ेगा। इसराइल का फिल्म विवाद। इसराइल में फिल्म द सी को राष्ट्रीय ओफिर अवार्ड मिला है। फिल्म 12 साल के फलस्तीनी लड़के की कहानी पर आधारित है। इस पर संस्कृति मंत्री मिकी जोहर भड़क गए और कहा कि यह इसराइलियों के लिए अपमानजनक है, यहां तक कि अवार्ड्स की फंडिंग रोकने की धमकी दे डाली। दूसरी ओर 13 साल के फलस्तीनी अभिनेता मोहम्मद गजावी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। सवाल यह है कि क्या कला और संस्कृति भी अब इसराइल फलस्तीन संघर्ष की राजनीति में घिरती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश की बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रही ग्लोबल आवाज के साथ। मैं हूं अनीस अंसार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।